तो इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला पार्ट है उसको एंशिएंट इंडिया बोलते हैं हम लोग, प्राचीन भारत। एंड प्राचीन भारत की शुरुआत, एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करीब करीब को सी डॉट लिखते हैं। सी का मतलब होता है सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेट डेट। सो सिरका टू MYA। MYA का मतलब होता है, जहाँ भी किसी भी बुक में आप MYA पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है मिलियन ईयर्स एगो। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख। तो 2 मिलियन का मतलब हुआ 20 लाख। तो करीब आज से 20 लाख साल पहले इंडिया में ह्यूमन बीइंग्स का आगमन हुआ। द ह्यूमन बीइंग्स started coming to India and their coming is approximately 20 lakh years back from now। कहाँ से आदमी आए थे? ह्यूमन बीइंग का जो ओरिजिन है सबसे पहले अफ्रीका में हुआ। जो अभी मानव जाति है, ह्यूमन बीइंग्स है, ह्यूमन बीइंग को होमिनिड्स कहते हैं। होमिनिड का मतलब होता है वैसा लिविंग बीइंग जो बाईपेडल है, 2 पैर पे चलता हो। तो बाईपेडलिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम अपीयर्ड इन अफ्रीका, दैट इज द ह्यूमन बीइंग। एंड फ्रॉम अफ्रीका देयर वाज डिफ्यूजन ऑफ ह्यूमन बीइंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में अफ्रीका से ही मानव जाति गया और यही मानव जाति इंडिया में भी आया। इंडिया में आने का टाइमिंग है 20 लाख साल पहले, मतलब 2 MYA। तो यहाँ से 2 MYA से 750 CE का मतलब होता है कॉमन एरा। इसको पहले AD बोलते थे हम लोग। तो AD को अब नया डेटिंग किया गया है, कॉमन एरा बोलते हैं। डेट वही है, नाम बदल गया है। क्यों नाम बदल गया है? क्योंकि सेकुलर राइटिंग ऑफ द डेट, वी डोंट वांट टू कन्फाइन आवर सेल्फ टू जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियनिटी के माने जाते हैं, इसीलिए AD के जगह पे अब हम CE लिखते हैं और BC के जगह पे BCE लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा। यही अंतर है। तो अप टू 750 AD और CE, AD भी लिखेंगे तो गलत नहीं है, अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका। तो इस पार्ट को हम एंशिएंट इंडिया बोलते हैं। इस पार्ट को, एंशिएंट इंडिया को, पहले इंग्लिश हिस्टोरियंस द्वारा हिंदू पीरियड कहा जाता था। फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरियन who termed ancient India as Hindu period was जेम्स मिल। लेकिन ये नोमेनक्लेचर ठीक नहीं है, क्योंकि इस काल में हिंदुइज्म के अलावा इंडिया में बुद्धिज्म, जैनिज्म और अदर धर्म भी यहाँ पे ओरिजिन हुआ था इंडिया में। और इवन इफ हिंदू वेयर रूलर्स, दे डिड नॉट डिस्क्रिमिनेटेड नॉन हिंदूज इन इंडिया। सो हिंदू पीरियड कहना ठीक नहीं है, ज़्यादा अच्छा एंशिएंट इंडिया। तो इस एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हुआ अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले सिलेबस को समझ लीजिए आप लोग। एंशिएंट इंडिया के बाद दूसरा है, इसके बाद में शुरुआत होती है मिडिवल इंडिया बोलते हैं उसको। क्यों मिडिवल इंडिया बोलते हैं और मिडिल इंडिया बोलते हैं? क्योंकि ये एंशिएंट और मॉडर्न के बीच में आता है, इसीलिए इसको मिडिवल इंडिया और मिडिल एज भी बोलते हैं इंडिया में। इस मिडिवल इंडिया का टाइमिंग्स इंडिया में है 750 CE से लेकर के मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी, मिड 18th सेंचुरी, मतलब 1750 का दशक। जहाँ भी एस लिखा होगा किसी डेटिंग के बाद, इसका मतलब होता है पूरा डिकेड। डिकेड का मतलब होता है एक डिकेड में 10 साल होते हैं। तो अप टू 750s, फ्रॉम 750 CE, दिस इज योर मिडिवल इंडिया।
and this medieval India has been further subdivided into 3 sections or 3 parts. First part of medieval India, इसको बोलते हैं अर्ली medieval India. अर्ली का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरू का काल. तो चूंकि ये समय सबसे पहला medieval India है, इसलिए इसको अर्ली medieval India कहा जाता है. इस काल में, अर्ली medieval India में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, आपको जब भी एंशिएंट या मेडिवल पढ़ना है तो एक बहुत बेसिक चीज़ देखना होगा. आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर IAS एग्ज़ाम, दिस इज SSC एग्ज़ाम. थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड कम होता है. तो इस अर्ली मेडिवल इंडिया में क्या क्या लैंडमार्क डेवलपमेंट हुआ, उसको एक आउटलाइन करेंगे हम. इस अर्ली मेडिवल इंडिया के बाद 1206 से लेकर के 1526 CE या 1526 AD भी लिख सकते हैं आप. इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड, दिल्ली सल्तनत का इतिहास. इसको दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है, सल्तनत का मतलब होता है सुल्तान द्वारा रूल्ड एरिया. सुल्तान कौन थे? सुल्तान बाहर से मुस्लिमों का आगमन हुआ इंडिया में, वो मुस्लिम थे, उनको टर्क कहा जाता था, टर्क्स. ये टर्क कहाँ से आए थे? ओरिजिनल होमलैंड ऑफ टर्क्स वाज सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया मतलब मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया इज सेंट्रल एशिया. वहाँ अभी वर्तमान में 5 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में. उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 5 कंट्रीज है सेंट्रल एशिया में. तो उसी सेंट्रल एशिया में टर्क रहते थे. दे वर ट्राइबल पीपल, जनजातीय लोग थे ये. वो इस्लाम के फॉलोअर थे, इस्लाम धर्म को मानते थे. तो सेंट्रल एशिया से ये तुर्क अफगानिस्तान में आए और अफगानिस्तान से इंडिया पर आक्रमण करके इंडिया को इन लोगों ने जीता. तो ये मुस्लिम थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला तुर्क, हिंदी में तुर्क बोलते हैं, इंग्लिश में टर्क बोलते हैं. तो प्रथम टर्क हु अटैक्ड ओवर इंडिया वाज महमूद गजनी. गजनी एक जगह का नाम है जो अफगानिस्तान में है. इस गजनी पर तुर्कों द्वारा शासन किया गया और गजनी से इंडिया पे अटैक किया महमूद गजनवी. महमूद गजनवी के बाद सेकेंड टर्किश अटैक वाज अगेन फ्रॉम अफगानिस्तान. तो सेकेंड टर्किश अटैकर ओवर इंडिया और सेकेंड टर्किश इन्वेडर ओवर इंडिया वाज मोहम्मद गौरी. गौर एक जगह का नाम है जो फिर से अफगानिस्तान में है. गजनी और गौर दोनों अफगानिस्तान में है. और चूंकि ये वहाँ के शासक थे तो इनको भारत में मोहम्मद गौरी कहा जाता है. सो सेकेंड टर्किश अटैक ओवर इंडिया वाज बाय मोहम्मद गौरी. और इसी गौरी ने भारत में जीत करके टर्किश रूल की एस्टेब्लिशमेंट किया. तो तुर्की के किंग को सुल्तान कहा जाता था. और चूंकि दिल्ली इनकी अधिकतर समय पर राजधानी थी, कैपिटल थी, इसीलिए इस काल को दिल्ली सल्तनत का काल कहा जाता है. तो 1206 to 1526 इज पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. तो इस काल में क्या क्या हुआ उसको ब्रॉडली हम लोग आउटलाइन करेंगे आपके क्लास में. पहले सिलेबस को समझ लीजिए. दिल्ली सल्तनत के पश्चात द थर्ड एंड द लास्ट पार्ट ऑफ मेडिवल इंडिया इज मुगल इंडिया. मुगलों का इतिहास. कमिंग ऑफ मुगल्स इनटू इंडिया फ्रॉम 1526. हु फाउंडेड मुगल रूल इन इंडिया? बाबर.
ओरिजिनल होमलैंड ऑफ मुगल्स अगेन वाज सेंट्रल एशिया। मुगल भी टर्क थे, सुल्तान भी टर्क थे। दोनों में अंतर यह है कि जो पहले सुल्तान आए थे मोहम्मद गौरी, और गौरी के पहले गजनी, और गौरी के बाद बड़े सारे सुल्तान रूल किए इंडिया में, ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत सारे रूलर्स हैं। 5 डायनेस्टीज हैं, पांचों डायनेस्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो वो प्योर रूप से टर्क थे, लेकिन मुगल टर्क थे, लेकिन मुगलों के खून में मंगोलों का खून भी शामिल था। इसका मतलब होता है कि वो प्योर टर्क नहीं थे। प्योर टर्क का मतलब होता है, और इम्प्योर टर्क का मतलब होता है कि मुगलों के पूर्वज तिमूर, मुगलों के पूर्वज और मंगोलों के बीच में मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टैब्लिश हुआ था, और उसी मैट्रिमोनियल अलायंस के पश्चात उनके डिसेंडेंट्स जो आए उनको मुगल कहा जाता है। क्यों मुगल कहा जाता है? क्योंकि वो मंगोलों से भी कनेक्टेड थे, मंगोलों से भी संबंधित थे। तो टर्क स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज मुगल्स टू ऑनर देयर लाइन फ्रॉम मंगोल साइड, मदर साइड। मंगोल प्रिंसेस and Turk prince got married and their descendants were मुगल। सो मुगलों का इतिहास 1526 से 1750 के डिकेड तक है, मतलब मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। तो इस काल में, मुगल काल में, इस मुगल काल में बाबर से लेकर के, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद उसका लड़का अकबर, अकबर के पश्चात जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, सब डिस्कस करेंगे हम लोग क्या क्या लैंडमार्क डेवलपमेंट्स हुआ मुगल इंडिया में। मुगलों के पश्चात थर्ड एंड द लास्ट फेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया बिगिनिंग फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी, 1750s। 1757 में यूरोप से, इंग्लैंड से एक कंपनी व्यापार के लिए आई थी। उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने लिखा है EIC। EIC स्टैंड्स फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस वाज द बिगेस्ट कंपनी ऑफ द टाइम। दिस कंपनी headquarter was located in London. This company was established in December 1600 AD in London by some of the English traders to do trade with the East. East का मतलब होता है भारत, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया. So they wanted to do trade with the East. That is why this company was called as East India Company. So after formation of East India Company, एक कंपनी भारत में आया व्यापार करने के लिए और व्यापार कर रहा था. इसी व्यापार के क्रम में 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट ए वार इन बंगाल, बैटल ऑफ पलासी. बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट. पलासी एक प्लेस का नाम है जो बंगाल में है. बंगाल में ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली. हुगली रिवर बंगाल में है. ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली a battle was fought between East India Company and King of Bengal. King of Bengal was Muslim king Sirajudaulah. And this battle was fought at a place Palasi. So this is known as Battle of Palasi. बहुत सारे बैटल का नाम जगह से दिया गया है. बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत इन हरियाणा. तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड सिराजुद्दौला, conquered Bengal and they became rulers of Bengal. So ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में 1757 से अगस्त 1858 तक होता है. मतलब करीब करीब 100 years ऑफ रूल, सेंचुरी रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. इस कंपनी के
शासनकाल के दौरान कौन कौन गवर्नर जनरल थे, किस गवर्नर जनरल द्वारा क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किया गया, वो सब आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको डिस्कस करेंगे। दिस ईस्ट इंडिया कंपनी रूल वाज एबॉलिश्ड इन अगस्त 1858. Why it was abolished in 1858? Because when the company was ruling in India, there was the big revolt against company rule. In 1857 बहुत बड़ा विद्रोह था इंडियंस द्वारा अगेंस्ट मिस रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उस विद्रोह को 1857 का विद्रोह कहा जाता है। इसी विद्रोह के कारण कंपनी का रूल इंडिया में एबॉलिश कर दिया गया और इस कंपनी के रूल के एबॉलिशन के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली स्टार्टेड रूलिंग ओवर इंडिया। सो बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट रूल इन इंडिया फ्रॉम अगस्त 1858 and this continued up to अगस्त 1947. इसी काल में इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। लेटर ऑन इस कांग्रेस का कमांड महात्मा गांधी के हाथ में आता है और महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया में मास आंदोलन स्टार्ट किया गया फॉर इंडिया इंडिपेंडेंस। And because of that mass movement, India got independence on 15th of August 1947. तो ये हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल है, करीब 90 साल का रूल। तो 1858 टू 1947 दिस इज आवर पार्लियामेंट रूल। तो आपका इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया से लेकर के फ्रीडम तक कवर करता है। इस काल में जो लैंडमार्क डेवलपमेंट होता है उसी को आपको देखना है।